प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सभी के सामने हैं। कांग्रेस वापस सत्ता में लौट आई है। कांग्रेस को 36 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि भाजपा सिर्फ 26 सीटें ही जीत पाई। वहीं इन चुनाव में 5 निर्दलीय जीतने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा एक सीट हिमाचल लोकहित पार्टी को मिली है। आइए देखते हैं इन नतीजों पर राजनेताओं ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। Definitely, there is no question of conceding or not conceding. It's a hard fact that everybody has to admit that it is there. They have won. Congress has won the election. निश्चित तौर पे सामने रिजल्ट जब सामने है तो उनमें हार स्वीकार ना कर रहे हैं करने का तो सवाल ही नहीं। हमने सबको बधाई दी है जो भी लोग जीत रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को इस करके की पार्टी है सच पूरी पार्टी सत्ता में आ रही है उनको बधाई। इंडिविजुअल कैंडिडेट से जो जीते उन सबको बधाई। इस पे चर्चा होगी, सबका सभी कैंडिडेट्स जब बैठेंगे तो मिल बैठ के चर्चा करके पता करेंगे किस किस चुनाव क्षेत्र में क्या कारण रहा है। आप आश्वस्त थे जीत के लिए, बट कहीं ना कहीं आपको लगा स्ट्रेटजी में कहीं कमी रहेगी या कुछ ऐसा? वो यही तो हमने पता करना है कि स्ट्रेटजी में कहाँ कमी रह गई। आश्वस्त तो हम थे, इस कारण से आश्वस्त थे कि 5 वर्ष इतना विकास हुआ था प्रदेश में, और प्रदेश का कोई परिवार ऐसा नहीं था जिसको लाभान्वित नहीं किया था। इसके बावजूद अगर वोट हमें नहीं मिला है, हमारे कैंडिडेट्स कम जीते हैं, तो कहीं ना कहीं तो कमी रही है। उसका विश्लेषण बैठ के करेंगे और सुधार करेंगे। लोकतंत्र की खूबी तो यही है कि मतदाता सरकार जैसी वो चाहता है वैसी बनाता है। और मैं प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं नई सरकार उनकी इच्छाओं को पूरा करे। हम जनता के बहुत आभारी हैं, हिमाचल के मतदाताओं के, जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जो है वो हमें पूर्ण सहयोग दिया है, और हमारा अपने पार्टी का ही पूर्ण बहुमत है। और उसके साथ बहुत कुछ इंडिपेंडेंट्स भी हैं जो वो भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, मतलब एसोसिएट मेंबर के हिसाब से। तो ठीक है, अगला कार्यक्रम क्या है? कब गवर्नर के पास जाएंगे? क्या विधायकों से बात चलेगी? आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। Now you would be breaking the record of becoming longest serving chief minister of the country. So shall we congratulate you for that? Let me first take over, then you will. सर कौन से प्रेशर रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस को दोबारा सरकार बनाने का मौका दिया है? दो तंग आगे थे भाजपा सरकार से, उनके भ्रष्टाचार से, जनता विरोधी नीतियों से प्रशासन ठप हो गया था, और यहाँ कुछ सरकार के लोग कुछ भ्रष्ट अधिकारी मिलकर प्रदेश को लूट रहे थे, प्रदेश के संसाधनों को लूट रहे थे। और ये सब मामले, सड़कों के बुरे हाल, स्कूलों में मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, कॉलेजेस में लेक्चरर्स नहीं, तो ये सब बातें हैं। नलों में पानी नहीं, तो सरकार का क्या काम है? चुनाव के नतीजे आने से पहले हर पार्टी और उम्मीदवार की जीत पर दावेदारी होती है, और हर दावेदारी के पीछे कारण बताए जाते हैं। नतीजों के बाद यह देखने की कोशिश की जाती है कि जीत और हार को तय करने में निर्णायक भूमिका किसने, कब और कैसे निभाई। इसमें व्यक्ति भी आते हैं, कारगुजारी भी आती है, और मुद्दों के साथ साथ जोड़ तोड़ का गणित भी आता है। हिमाचल प्रदेश चुनाव नतीजों तक का सफर किन पड़ाव से गुजरा है, इस पर हर कोई दोबारा नजर डालना चाहेगा। कोई जीत का एहसास बढ़ाने के लिए और कोई हार का कारण समझने के लिए, इसके अलावा सियासत का रुझान समझने के लिए भी। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर टी आर शर्मा, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे और हिमाचल की पॉलिटिक्स को बारीकी से समझते हैं, और सत्यपाल जैन, जो भाजपा के सांसद रहे हैं और पहले हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी भी रहे हैं। इसके साथ ही शिमला से हमारे साथ जुड़ेंगे विक्रमादित्य, जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और इस चुनाव प्रचार में उनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अभी हम बात शुरू करते हैं अपने स्टूडियो से। सत्यपाल जैन जी, मैं आप ही से बात शुरू करता हूं, जब तक विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन चुनाव प्रचार, जो चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं? नहीं। देखिए, हिमाचल की राजनीति में एक परंपरा रही है कि हर 5 साल के बाद लोग सरकार बदलते थे जी। हमें इस बार लग रहा था कि हम इस परंपरा को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे जी, और पूरी पार्टी ने पूरे जोर से, पूरे शोर से, पूरी गंभीरता के साथ उसके लिए प्रयास किया जी। हमें लग रहा था कि हम सत्ता में दोबारा लौटेंगे जी। हालांकि ये जरूर लग रहा था कि शायद सीटें उतनी नहीं आएंगी जितनी पिछली बार आई हैं जी।
तो जो परिणाम आए हैं वो हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, लेकिन जो भी जनता का निर्णय है हम उसको स्वीकार करते हैं, हम अपनी पराजय को स्वीकार कर रहे हैं जी। और जैसा भी आपने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को सुना, उन्होंने जो भी जीते हैं उन सबको बधाई दी है जी। कांग्रेस के नेताओं को भी बधाई दी है, उनकी सरकार वो सत्ता में आए हैं, लेकिन हमारी आशा के अनुरूप ये परिणाम नहीं है। जब हम इसका विश्लेषण करते हैं कि क्या कारण रहे कांग्रेस की जीत के, क्या कारण रहे जो भाजपा की हार के, तो उसमें जैसे वहां पर 5 जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं और एक हिलोपा के जो कैंडिडेट हैं, तो उसमें राजेंद्र राणा जी जीते हैं सुजानपुर से, पवन काजल जी जीते हैं कांगड़ा से, मनोहर धीमान जीते हैं इंदौरा से, कृष्ण जंग जो जीते हैं पोंटा साहब से, बलबीर वर्मा जीते हैं चौपाल से। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है? देखिए, ये जो 6 उम्मीदवार जीते हैं जी, भाजपा और कांग्रेस के अलावा, जी, उनमें से एक ठाकुर महेश्वर सिंह जी कुछ देर पहले भाजपा छोड़ के जा चुके हैं जी। 4 लोग वो हैं जो टिकट वितरण के कारण पार्टी छोड़कर गए और वो जीत गए हैं। एक जो पोंटा साहब से जीते हैं करनेश जंग जी, वो कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। यानी सीधे सीधे अगर हम ये कहें 6 निर्दलीय जो जीते हैं उनमें से 5 वो हैं, 5 पर आप वो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े रहे हैं, भाजपा छोड़कर गए हैं। तो निश्चित रूप से एक जो महत्वपूर्ण बात जिस पर हमें चिंतन करना होगा कि क्या कहीं टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन में जी, जो हमने टिकट बांटे उसके अंदर 4-5 सीटों पर ऐसे लोगों का जीत कर आ जाना जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, जी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। जी। कितना गंभीरता से इसने हमें चुनाव में नुकसान दिया है, जी। ये एक विषय है जिस पर पार्टी को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। जी, प्रोफेसर टी आर शर्मा, इस बार जो चुनाव है, एक तो जो अपर हिमाचल है उसमें ज्यादातर इलाकों में कांग्रेस जीती है। जैसे जो ट्राइबल बेल्ट है, पिछली बार 3 की 3 सीटें जो भाजपा की थी, हालांकि वो जो सुबह आपने बताया था कि तब जो ट्राइबल सीट्स का जो चुनाव था वो बाद में हुआ था, तब तक भाजपा की सरकार बन चुकी थी, लेकिन इस बार वो तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। उसके अलावा जो बाकी जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीटें थी 17, उनमें से भी 10 कांग्रेस जीती है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत डिसिसिव रहा है? देखिए, 2 बातें मेरे ख्याल में बहुत ही अहम रही है इस चुनाव में। जो सतपाल जैन जी ने कहा उनसे मैं सहमत हूं कि टिकट वितरण में भी कोई प्रॉब्लम हुई डिस्ट्रीब्यूशन में जी, लेकिन अगर एक बड़ी पैटर्न आप देखना चाहें जी, तो जो क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माने जाते थे, जैसे कांगड़ा है जी, जिसमें 15 सीटें हैं, जी, 10 सीटें कांग्रेस जीत रही 10 है। कांग्रेस जीती और 3 भाजपा और 2 निर्दलीय दूसरा जीते। बड़ा जिला मंडी है जी, जिसमें 5 सीटें कांग्रेस जीत रही है। जी। तीसरा बड़ा जिला शिमला है जी, जिसमें 6 सीटें कांग्रेस 6 सीटें जीत रही हैं। तो एक तो वो जो पैटर्न था कि अपर हिमाचल में या ओल्ड हिमाचल में कांग्रेस और न्यू में बीजेपी, वो पैटर्न अब इट इज नो मोर वैलिड। जी, नाउ सपोर्ट फॉर कांग्रेस एंड फॉर बीजेपी इट इज वाइड स्प्रेड। अब देखिए सिरमौर में जी, बीजेपी का दबदबा रहा है, जबकि इसको कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। जी। सोलन में जी, 5 में से 3 सीटें वहां पर सिरमौर में भाजपा जीत गई है। सोलन से इसी तरह की सिचुएशन रही। जी। बिलासपुर में दोनों बराबर बराबर हैं। हाँ जी, दो सीटें जीती थोड़ी हैं। हैरानी ये जरूर है कि हमारी अपेक्षा ये थी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मैंने कुछ सर्वे भी किया था बीच में, कि हमीरपुर में 5 की 5 सीटें शायद बीजेपी ले जाएगी। जी। धूमल साहब का प्रभाव था, सारी चीजें थी, जी। मुख्यमंत्री से काम भी बहुत हुआ था, सड़कें अच्छी थी, डेवलपमेंट भी हुई थी। जी, लेकिन नदौता हार गए, जी, उसमें कांग्रेस वाला जीत गया। जी। नदौन हार गए और सुजानपुर हार गए, जी। जिसमें इंडिपेंडेंट नदौन हम जीते हैं, नदौन sorry, से हाँ। अग्निहोत्री जी जीत गए, विजय अग्निहोत्री जीत गया। जी सॉरी 5 में से 3 जो हम सीटें हैं वो एक बीजेपी हमारा बागी जीता है और एक कांग्रेस जीती है। जी हाँ, जी। तो मतलब 3-2 का अर्थमेटिक हो गया जैसे भी रहा। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक डिसाइसिव फैक्टर रहा। जी। और दूसरे जो शेड्यूल कास्ट की बात की आपने, शेड्यूल ट्राइब की, जी, शेड्यूल ट्राइब मेरा ये मानना है कि हिस्टोरिकली राइट फ्रॉम 1952 कांग्रेस का एक वोट बैंक रहा है। जी, लेकिन जब इलेक्शन गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद होते थे, जी। तो अगर बीजेपी सरकार की बन जाए तो अक्सर वो बीजेपी के साथ जाते थे। शेड्यूल ट्राइब वाले जो तीनों सीट्स थी। इस बार क्योंकि साइमल्टेनियस हुआ तो वो फ्री फ्लोटिंग वोटर्स थे और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया। जी। शेड्यूल कास्ट में मुझे अब भी लगता है, सतपाल जैन जी तो प्रभारी रहे हैं हिमाचल के, बहुत बेहतर जानते हैं मेरे से भी, शेड्यूल कास्ट में अब भी कुल मिलाकर कांग्रेस को काफी बढ़त है। जी। काफी
17 वहां पर टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट के लिए, उसमें से 10 जो सीटें हैं वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, 6 पे भाजपा है और 1 जो इंदौरा की सीट है उसमें निर्दलीय मनोहर धीमान जीते हैं। तो ये बड़ी बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए कि 17 में से 10 वो ले गए, और कुछ भाजपा को शायद रीथिंक करना पड़ेगा कि कैसे। जी अभी हमारे साथ शिमला से हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं विक्रमादित्य जी। विक्रमादित्य जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी पार्टी को इस जीत के लिए मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। विक्रमादित्य जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आपकी जीत है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? क्या कारण रहे जो आपकी जीत के लिए निर्णायक साबित हुए? जी, हिमाचल प्रदेश में श्रीमती सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के और वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े गए, मैं समझता हूं कि जो पूर्व में कांग्रेस की सरकारें प्रदेश में रही है, उन्होंने जो विकास के कार्य प्रदेश में करे थे, और साथ ही जो अभी यूपीए की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार देश में है, उनकी जो डेवलपमेंटल स्कीम्स थी, चाहे नरेगा हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे एजुकेशन की सर्विसेज, एजुकेशन की जो सुविधाएं पूरे देश में और खास करके हिमाचल में दी गई थी, जिसे धूमल साहब की सरकार ने हर संभव प्रयास किया कि वह उसे इस तरह से दर्शाया जाए कि यह हमारे प्रदेश सरकार से दी गई है। मैं समझता हूं कि इस चीज को प्रदेश के लोगों ने सीधे से नकारा है और विकास को अपना मत दिया है, अपना समर्थन विकास को दिया है, और उसके लिए उन्होंने कांग्रेस को एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ उनकी गवर्नमेंट बनाई है, और मैं उन सबका आपके चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? ये सर, मैं शिमला से बोल रहा हूँ। जी हेलो। हाँ जी, ये एक्स जो चीफ मिनिस्टर हुए हमारे धूमल जी, हमने उनकी कुछ बातें सुनी। उन्होंने कहा कि हमने विकास किया है हिमाचल का, हमारे हारने का क्या कारण है, इस तरह की कुछ बातें की हैं इन्होंने जी। तो मैं बात पे एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में इन्होंने तो खाली द्वेष की भावना से काम किया है जी। इतने आप देखा जाए किसी भी तरीके से जितने भी रिक्रूटमेंट थे हिमाचल के अंदर जी, जो टेम्परेरी जो रिक्रूटमेंट थे, चाहे वो पीटीए हो, पैरा टीचर्स हो, या फिर और किसी तरह के ट्रांसपोर्ट की हड़तालें हो, मैक्सिमम हर इन्होंने मतलब एम्प्लॉयर्स का तो पूरे तरीके से दमन किया है जी। मेरे हिसाब से वैसे इनके पतन का कारण भी इनके द्वेष की भावना से काम करना है। इनके जो मंत्री रहते हैं, आपको लगता है कि जो हिमाचल में एम्प्लॉयज हैं उन्होंने काफी निर्णायक भूमिका निभाई है, यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल 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 जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर शर्मा, इसका काफी रोल रहेगा? मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा, इन्होंने ठीक बात कही, लेकिन हमारी डेवलपमेंट मॉडल में यही प्रॉब्लम है जी। अगर आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसकी कोई ऐसी प्रणाली बनाइए जो ट्रांसपेरेंट हो जी। वीरभद्र सिंह जी पे बहुत चार्जेस लगे थे, जिनमें एक तरह से चिट चीफ मिनिस्टर उनको कहा जाने लगा था कि बिना किसी पद्धति के, बिना किसी सिस्टम के, बिना एडवर्टीजमेंट के चिटों पर लोगों को नौकरी दी जाती थी। हमारी आशा ये है कि वो इससे सबक लेंगे और आगे को जब भी रिक्रूटमेंट करनी होगी, चाहे पैरा टीचर्स की हो, चाहे ग्रेजुएट्स की हो, या पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो, या सबऑर्डिनेट, उसमें काफी ट्रांसपेरेंट ऐसा तो जरूर है कि एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस लगते रहेंगे, लेकिन जहां तक हो सके ये प्रणाली निष्पक्ष हो और ट्रांसपेरेंट हो जी। प्रोफेसर शर्मा, सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि जितने गिनती में वहां पर बेरोजगार हैं उनको रोजगार कैसे दिया जाए, क्योंकि ये तो मुद्दा हमेशा रहेगा। मैं अभी आपके पास वापस आऊंगा। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल चुनाव
परिणामों की। अभी हम चलेंगे शिमला। विक्रमादित्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 3 जो एरियाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं कांग्रेस की जीत में, जिनमें एक तो कांगड़ा है। कांगड़ा की 15 में से 10 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, और उसके बिना जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 3 सीट थी वो पिछली बार भाजपा के पास थी, इस बार तीनों की तीनों कांग्रेस ने जीती हैं। और जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व 17 सीटें थी उनमें से भी 10 कांग्रेस ने जीती है। क्या कारण रहे हैं कि ये सारे तबके आपके साथ जुड़े हैं और इन्होंने आपको वोट देकर जितवाया है? यही मैं आपको बात अभी पहले भी मैंने आपसे कही थी कि जो पूर्व में भाजपा की सरकार प्रदेश में रही, उन्होंने जिस तरह से प्रदेश को क्षेत्रवाद के नाम पे बांटने की कोशिश करी। मैंने ये बात जब हमारे जो विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस समय भी ये बात उठाई गई कि इन्होंने जगह जगह पर, जब पीछे कांग्रेस की सरकार थी तो क्षेत्रवाद का, जातिवाद का नारा उठाया। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने उस समय धर्मशाला में, जो कांगड़ा जिला है, वहां पर एक विधानसभा का गठन करवाया। वैसे ही इस बारी में श्री वीरभद्र सिंह जी ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, जगह जगह जाकर हर वर्ग के लोगों से मिले, और खास करके जो हमारा सरकारी कर्मचारी है प्रदेश के, ये मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि वो लोग आज बाहर निकल कर आए हैं। उन लोगों ने आज खुली तौर से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है, क्योंकि पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार ने, धूमल साहब की सरकार ने उनके लिए कोई भी अहम कदम नहीं उठाए। आप देखेंगे कि अभी पीछे जो उन्होंने ग्रेट पे का अनाउंसमेंट की थी, दैट वाज जस्ट डन 1 month बिफोर द असेंबली इलेक्शंस, एंड a slew of other inaugurations and another announcements were done. That was done just before the assembly elections. तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के लोग, जो आज जो प्रदेश का जो तबका है वो आज पढ़ा लिखा है, and they understand कि what are the policies that are actually meant for the development of the state, and what are the policies that are meant for electoral gains. तो ये चीज आज लोग समझते हैं। आप देखेंगे कि प्रदेश का जो तबका है, पढ़े लिखे लोग प्रदेश में हैं, और इसलिए उन लोगों ने आज डेवलपमेंट के साथ उन्होंने देखा है कि अगर कांग्रेस की सरकारों ने पूर्व में जो काम करवाए हैं, चाहे आप प्राइमरी एजुकेशन को देखेंगे, चाहे आप हेल्थ केयर को देखेंगे, उसमें हिमाचल प्रदेश को हमेशा बड़े राज्यों के उसमें भी लेवल में भी आज नंबर 1 या नंबर 2 का खिताब मिलता आया है। विक्रमादित्य जी, इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है सभी के सामने यही है कि कौन अभी मुख्यमंत्री बनने वाला है। मुझे पता है कि आप जो पहले जो जवाब देंगे वो यही देंगे कि हाईकमांड फैसला करेगी, जो आपके जीत के आए हुए एमएलए हैं उनकी मीटिंग होगी, उसमें फैसला करेगा। आप एक नाम मत बताइए, लेकिन ये बताइए कि उस रेस में कौन कौन है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है। इन डेमोक्रेटिक सेटअप, इन डेमोक्रेटिक सेटअप जहां पे भी इलेक्शंस होते हैं, ये एक स्वाभाविक बात है कि जब चुनाव होके आएंगे तो उसके बाद जो भी एमएलएज है, या अभी हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो एमएलएज है, अगर नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो एमपीज है, तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो वो लोग आएंगे, एंड इट इज इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। जी विक्रमादित्य जी, ये सवाल का जवाब सारे पॉलिटिशियन यही देते हैं, इसके बावजूद ये पूछना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर शर्मा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हिमाचल के बारे में है, वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है, जो औरतों की भागीदारी है, वो काफी बड़े स्तर पर होती है। पूरे देश में माना जाता है कि सबसे ज्यादा यहां पर औरतें वोटें डालती हैं वो हिमाचल है। लेकिन इस बार हिमाचल में सिर्फ 3 जो महिलाएं हैं वो जीत के आई हैं। सरवीन चौधरी जी ने शाहपुर से जीती है अपनी सीट, विद्या स्टोक्स जीत के आई हैं ठियोग से, आशा कुमारी जी डलहौजी से जीत के आई हैं। तो आपको क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये एक बड़ी विडंबना है। हिमाचल प्रदेश देश के उन थोड़े से राज्यों में है जहां पे लोकल बॉडीज में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे ब्लॉक समिति हो, म्युनिसिपल कमेटी हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पर औरतों की पार्टिसिपेशन ज्यादा है, रिजर्वेशन है कंपल्सरीली आपको। और
सिर्फ रिजर्वेशन मेंबरशिप में नहीं है, जिला परिषद का प्रधान जो है वो भी बाय रोटेशन वुमेन को बनाना पड़ेगा, ब्लॉक समिति में बनाना पड़ेगा, पंचायत प्रधान बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टिकटों का वितरण देखें तो उसमें दोनों पार्टीज ने विनेबिलिटी के नाम पे बहुत कम महिलाओं को टिकट दिया जी, और उनमें भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो ऐसी जहां वर्चुअली ऑल वुमेन कंटेस्ट है। जैसे आपने आशा कुमारी जी का नाम लिया, आशा कुमारी जी का कंटेस्ट मेनली रेणु चड्डा से था। ऐसा तो सुजानपुर के बारे में माना जा रहा था, लेकिन वो हुआ नहीं वहां पर। उर्मिल ठाकुर, अनिता वर्मा, मतलब इनका कंटेस्ट तो कुछ ऐसा जैसे इन्होंने लोकल बॉडीज के लिए किया, मैं नहीं समझता। तो ये एक वो एरिया है जहां पर कुछ इनिशिएटिव हिमाचल में लिए जाने चाहिए। ऐसा कुछ मैं आपके पास वापस आऊंगा। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहां से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं पाउंटा साहिब से बोल रहा हूँ जी, और मेरा नाम विजय गुप्ता है जी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हिमाचल के चुनाव हुए हैं जी, ये इसमें ये कहना गलत है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर हुई है जी। असल में टक्कर हुआ है राजा वीरभद्र सिंह बनाम भाजपा जी। इस बार का ये चुनाव परिणाम जो कांग्रेस नहीं जीती है जी, हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह जीते हैं जी। जिस तरह उनके खिलाफ क्या नाम से बवंडर मचाया गया जी, एलिगेशन लगाए गए जी, उनके विरोधियों ने लगातार 5 साल उनकी टांगे खींची जी, उससे यहाँ के जो, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल की जनता के दिलों में बसते हैं जी, और जनता ने इसका जवाब दिया सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जी ज्यादा देके जी। जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। ये बात सुबह से कहीं ना कहीं बार बार हमारी चर्चा में आ रही है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहां से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? हेलो, ये फोन कट गया है। सतपाल जैन जी, अभी आप वहां पर विपक्ष में बैठने जा रहे हैं, तो कैसी भूमिका आप अदा करने जा रहे हैं? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो जो भी अलग अलग मत आए हैं चुनाव के, जीत के क्या कारण है, हमारी हार के क्या कारण है, प्रोफेसर साहब मेरे से सहमत होंगे। अभी तक कोई भी राजनीतिज्ञ या कोई भी स्कॉलर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जी, चुनावी राजनीति की ग्रामर नहीं लिख पाया है जी। किसी भी जीत का एक कारण नहीं होता, किसी भी हार का एक कारण नहीं होता है। अभी राजा साहब के सुपुत्र कह रहे थे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की नीतियों के कारण हम जीते हैं जी। उनकी नीतियां तो सारे देश में हैं, पर अगर उनकी नीतियों के कारण जीते हैं तो यूपी में क्यों हारे, गुजरात में क्यों हारे, गोवा में क्यों हारे, पंजाब में क्यों हारे, बिहार में क्यों हारे जी। इसलिए मैं समझता हूं वही है कि मतलब इसका कोई एक फार्मूला नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, एक कारण कभी नहीं होता है। और दूसरा जो प्रोफेसर साहब ने बात कही, हिमाचल, ऊपरी हिमाचल, नीचे वाला हिमाचल, उससे बहुत आगे निकल चुका है। आज हिमाचल में जब बीजेपी जीतती है तो वो भी सारे राज्य में जीतती है, कांग्रेस जीतती है तो वो भी पूरे प्रांत में जीतती है। मेरा ये कहना है कि आज जो सारी बातें कही जा रही हैं कि सरकार ने, हमारी सरकार ने ये विकास किया, ये विकास किया, ये विकास किया, जो कांग्रेस के लोग अभी कह रहे थे, तो 5 साल पहले तो वो हारे हैं चुनाव जी, उससे पहले तो उन्हीं की सरकार थी ना। मैं पूरी आशा करता हूं, आज मैं उन विवादों में नहीं जाना चाहता, कांग्रेस जीती है, उनको बहुत बधाई। अभी आप मुझे पूरा विश्वास है कि अभी सारे अपने जो वायदे हैं उनको लागू करेंगे। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे उसमें उनका समर्थन मिलेगा, जो जन विरोधी नीति होगी उसका पूरा विरोध होगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी टाइम खत्म हो गया। मुझे पता है आप कुछ कहना चाहते हैं। चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सियासी पार्टियां, चुनाव आयोग और आवाम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। आवाम ने उम्मीदें लगाकर वोट डाले हैं तो नेताओं ने वादे करके वोट डलवाए हैं। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आवाम की उम्मीदें पूरी हों और जो वादे उनसे किए गए हैं सरकार उन वादों को निभाए। जिन लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया वो शुभकामनाओं के हकदार हैं। हार या जीत अलग बात है, लेकिन सभी की भागीदारी के साथ ही लोकतंत्र की ये प्रक्रिया पूरी होती है। इसी के साथ हम आज का प्राइम खत्म करते हैं। नमस्कार।